हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सभी। आप ही की डिमांड के ऊपर कि आपने बोला था कि सर सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व करवा दीजिए। तो आज एक और नया पेपर आपके सामने बेटा जो कि अगस्त 2023 का पेपर 1 है। ठीक है, आप ही की डिमांड के ऊपर हम चल रहे हैं। जैसा आप डिमांड करते हैं वैसा ये लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं इसको। पेपर आपका आप देख सकते हैं अगस्त 2023 का है, पेपर 1। ठीक है, और बेटा सीटेट देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जरूर जाना, क्योंकि अगर आपके सीडीबी में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ना करते करते 6 से 7 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट मिल जाएंगे या फिर उसके जैसा पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया कि डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। नहीं बेटा, ये नहीं है। एक गतियुक्त विकार है जिससे विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। नहीं। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ये आ गए हमारे कीवर्ड, अक्षर और आकार। किससे रिलेटेड है मेरे बच्चों? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या हुआ? ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमें क्या है, लिखने में प्रॉब्लम आए तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्ग्राफिया। तो ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल का डिसऑर्डर का मतलब जो आपका नर्व सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक तरीके से ये लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहले का आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड आंसर हो गया, थर्ड। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से, देखो अब ये फिर कीवर्ड दे रहा है आपको, तीव्र। इट मींस क्या करना है, मुझे स्पीड लेकर चलनी है। स्पीड को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एक्सेलरेशन। ये रहा त्वरण। ठीक है, बट और भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। देखो फर्स्ट है विभेदित निर्देशन। जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जिसमें स्पेशल चाइल्ड होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, इन सारों की जो क्लास चल रही होती है उसमें एक टीचर को अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है। हर एक स्टूडेंट आपके लिए जरूरी है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं प्यारे बच्चों, विभेदित निर्देशन देना पड़ता है। एनरिचमेंट का मतलब या संवर्धन का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स में आप क्या करते हो, चीजों को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो। ठीक है, चाहे वो उसमें आपका टीएलएम है, चाहे आपके मेथड्स है, चाहे कोई भी चीज है। इट मींस ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा कॉन्सेप्ट आप लेकर आते हो जिससे बच्चों की लर्निंग क्या हो सके, एनहांस हो सके। तो उसको क्या बोला जाता है? एनरिचमेंट। इमर्जन मेरा हट गया यहाँ से, इमर्जन कुछ होता नहीं है उसकी टर्म में। वैसे इमर्जन का मतलब क्या हुआ कि हटा दिया गया। तो इस वजह से अब आंसर मेरा कौन सा बच गया? एक्सेलरेशन, त्वरण की। इट मीन स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन देते हैं। तो ये रहा, तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, तो वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो क्या करें? पाठ्यचर्या को अनुकूलन करे, बिल्कुल करना चाहिए भाई, तभी बच्चा क्या कर सकेगा, ढंग से पढ़ सकेगा। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि क्लास में आपके पास एक टाइप का बच्चा नहीं है, अलग अलग टाइप का बच्चा है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल करना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि अगर आप क्लास में जेंडर बाइजनेस को बढ़ाएंगे या जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये नहीं करना है कि लड़के हैं तो वो हमेशा ही टेक्निकल काम करेंगे और लड़कियां जो है वो हमेशा ही रोटी बनाने वाला काम करेंगे, नहीं करना चाहिए। विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं, ये गड़बड़ है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है? बाधा के रूप में देखना चाहिए आपको। विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखना है हमें, विविधता को एक संसाधन के रूप में देखना है। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। पहला ठीक है, सेकंड थर्ड और थर्ड ठीक है। तो पहला सेकंड थर्ड मेरा किस में आ रहा है? 2 में। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? सेकंड। कौन हो गया? सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष अवस्था, देखो कौन सी बात कर रखी है? शेष अवस्था 0 से 2 ईयर की जो एज है उसमें समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख होती हैं? अब जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे जो उसकी फैमिली होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा किसमें? इन्फेंसी में। और जो मेरी फैमिली है, जो मेरे परिवार है, वो परिवार कौन सा है? प्राथमिक का पार्ट है। तो मुझे प्राइमरी ढूंढना है यहाँ पर, ये मिल गया मुझे प्राइमरी, और किसी में प्राइमरी है ही नहीं आगे। ठीक है, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। अब आगे स्टेटमेंट को पूरी करते हैं। प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी? माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंडरी, यहाँ माध्यमिक ना लिखकर बेटा यहाँ आपको लिखना द्वितीय। माध्यमिक से आप कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी में आपको लिखना है द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नहीं भाई, ये गलत है, वो करता है, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, नहीं, इसका उल्टा होता है कि जो भाषा है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट आए तो उसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, आपको संज्ञानात्मक विकास के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। किस किस की? सोसाइटी की, कल्चर की और लैंग्वेज की। ये तीनों चीजें मिलकर बच्चे के अंदर क्या करेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से नहीं चलते, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, हाँ ये मेरा ऑप्शन मिल गया मुझे कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। और भाषा भाषा नहीं, भाषा के साथ आपका संस्कृति, कल्चर, ठीक है, और सोसाइटी, समाज, ये सारी चीजें भी मिलकर क्या करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे, एक इसकी स्टेज का नाम था गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, तो वही वाली स्टेज है। वो कौन से लेवल की थी? कल भी हमने बात की थी, 3 लेवल थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। तो लेवल 2 में हमारे पास आया था गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये लेवल 2 का हो गया। लेवल 2 का जो ऑप्शन है वो मेरे पास कौन सा है प्यारे बच्चों? कन्वेंशनल लेवल। कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत। अब थोड़ा सा इंग्लिश में समझो इसको, कल भी हमने बात की थी इस टर्म की। ये रहा देखो, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इट मींस एमक्यू। एमक्यू वो हैं जो एक स्टूडेंट से या फिर एक बच्चे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इट मींस हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला हर कोई हमारे लिए क्या है? एमक्यू है, ठीक है। के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, सही स्टेटमेंट दी गई है, कोई नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल, जब आप समाज के साथ घुलते मिलते हो तो आपकी लर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों ही सही है और ये इसका कारण जो है वो सही भी है। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको क्योंकि लगाकर देख लेना है। समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है, ए और आर जो है वो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन पकड़ लीजिए इसको। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर से क्या बन गया बच्चे? फॉर्मेटिव। क्या बन गया? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के साथ, कौन सी टर्म यूज कर रहा हूं? साथ के साथ जब टीचर जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? मेरा फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके ऊपर बेस्ड होगी? फॉर्मेटिव। अब यहां से वो ऑप्शन ढूंढिए जो क्या हो? कंटिन्यूटी में चल रहा हो, ठीक है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले नहीं। आपका असेसमेंट का ये कभी भी रोल नहीं होता है कि ये निकम्मा है, ये उससे ज्यादा निकम्मा है, ये और ज्यादा निकम्मा है। इट मींस ये चीज आकलन नहीं है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना नहीं, ये सबमेटिव का पार्ट है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है, ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, 21 आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। इट मींस देखो, वर्ड्स समझ आने चाहिए और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, 12 साल ज्यादा हो गए, ठीक है, 1 साल कम हो गया, 3 साल कम हो गया, बच गया मेरा कौन सा? 7 साल। तो जो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चा क्या करता है? शब्दों के खेल में शामिल होता है और जो चुटकुले पहेलियां होती हैं वो उसको समझ आ रही होती हैं। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? फोर्थ। आंसर मेरा हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन का नाम आते ही कोलबर्ग की थ्योरी में आपको क्रिटिसिज्म याद आ जाना चाहिए। कैरल गिलिगन का मानना यह था कि जो भी कोलबर्ग ने रिसर्च की, तो रिसर्च के दौरान जितने भी सैंपल लिए गए या जितनी भी रिसर्च की गई वो किसके ऊपर की गई? मेल्स के ऊपर। फीमेल्स को कंसिडर नहीं किया गया। तो इट मींस जो कैरल गिलिगन है उसके अकॉर्डिंग कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो जेंडर बायसनेस को बढ़ाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाती है। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कहां पर है? ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर हमारा हो गया सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है। देखिए बेटा, किसकी बात हो रही है? पूर्व संक्रियात्मक। अब ढूंढते हैं यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक की कौन कौन सी है। जो कोजन है, कोजन का मतलब हो गया कोज एंड इफेक्ट, ये मेरा कौन सी उसमें जाएगा? कॉन्क्रीट में। सेंट्रेशन प्री ऑपरेशनल का है। डिसेंट्रेशन मेरा कॉन्क्रीट का है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन भी मेरा प्री का है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर प्री की दो वर्ब्स आ रही हैं। प्री की मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है? दो वर्ब्स आ रही हैं, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। मैं आगे ढूंढता हूं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू का मतलब समझते हैं। इट मींस जब बच्चा किसी भी चीज के एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच पा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रेशन। और जब अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सोच पा रहा है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मांग रहा है आपसे कि एक पहलू पर जब बच्चा क्या करता है? कंसंट्रेट करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? सेंट्रेशन। उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच तैस है। देखो अब ये किसकी बात कर रहा है? यहां पर ये बात कर रहा है मध्य बाल्यावस्था में, सॉरी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब हुआ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में देखो यहां पर पहले ऑप्शन में जाओ, यहां पर देखो आत्म केंद्रित लिखा हुआ है, कहीं आ रहा है आत्म केंद्रित। तो मुझे अब ये कंफर्म कर लेना है यहां से कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आत्म केंद्रित तो है, ईगोसेंट्रिक तो है। तो यहां पर इससे पहले मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? ईगोसेंट्रिज्म आना चाहिए, ठीक है। तो देखता हूं कि ईगोसेंट्रिज्म मेरा सेकंड ऑप्शन में कहां कहां पर है। मुझे दो में ही सेकंड ऑप्शन पर मिल रहा है, तो ये दो मेरे हट गए, ये दो मेरे हट गए। अब छांटता हूं मैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी नहीं बच्चे, धीमी नहीं होती, वहां पर क्या हो जाती है? थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, ठीक है। तो इट मीन स्थिर हो जाती है। क्या है? स्थिर है। तो इसको फिलअप को भरते हैं कि क्या है? स्थिर। और सोच क्या है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है, क्योंकि अब बच्चा किसकी तरफ जा रहा है? एडोलसेंस की तरफ, तो वहां पर जो है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। और सोच क्या हो जाती है? तार्किक हो जाती है। सोच क्या हो जाती है? तार्किक। क्योंकि 11 साल का बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया? सेकंड। जब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पजल हो जाओ तो चीजों को तोड़ना सीखो और तोड़ तोड़ के ऑप्शन में भरना सीखो, तो आप इजीली उसको कर पाओगे। अदरवाइज देखो 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपका नाना करते करते कम से कम 1 मिनट खा कर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल का मतलब ग्रोस, जहां पर आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बुनाई, बुनाई में केवल आपके क्या है? कम मसल्स यूज हो रहे, तो ये क्या है? मेरी फाइन मोटर है, ठीक है। ग्रोस, ये तैरना क्या है? पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो पूरी बॉडी हो रही है, तो ये क्या है? मेरी ग्रोस है। ये भी मेरा फाइन है और ये भी मेरा फाइन है, ठीक है। तो मेरा एक ही ऑप्शन है ग्रोस का, वो कौन सा है? 2। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। भौतिक वृद्धि और विकास, भौतिक ना लिखकर यहां पर आपको लिखना है शारीरिक, ठीक है। देखिए कई बार बोर्ड भी आपका जो ना गलतियां करता है, तो आपको दोनों जो मीडियम है उसमें आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश भी और थोड़ी सी हिंदी भी, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण नहीं होता, शीर्षगामी, ठीक है। देखो इंग्लिश में सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, मैंने बताया था आपको सेफेलोकोडल में क्या होता है? टॉप टू बॉटम होता है, या फिर हेड टू टो बोल सकते हो उसी को। और जो प्रोक्सिमल होता है वो क्या होता है? इनर टू आउटवर्ड या फिर सेंटर टू आउटवर्ड। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? 2। आंसर कौन सा हो गया? 2। अब यहां पर देखो उल्टा कर दिया इसने, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या कह रहा है? टॉप एंड टॉप डाउन, नहीं टॉप एंड डाउन नहीं होता, प्रोक्सिमल में क्या होता है? सेंटर टू आउटवर्ड। ये भी हट गया, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? 2। आंसर हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग फिलोसोफर, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट में बेटा डिफरेंस होता है। फिलोसोफर फिलोसफी देता है, इट मींस अपना शास्त्र देता है वो, इट मींस उसको जो सही लगता है वो उस चीज को डिफाइन करता है, उसको बोला जाता है फिलोसोफर। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट हमेशा दूसरों के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो अपने जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट करता है, तो उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल। तो ढूंढो कहां पर है? ये मिल गया मुझे, इंट्रापर्सनल, ठीक है। ये रहा मेरा इंट्रापर्सनल। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ता हूं। जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार क्या करता है? स्पेशियल, जो देशिक जो वो होती है दिक स्थान, वो यूज करता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? 3rd। आंसर हमारा कौन सा हो गया? 3rd। आगे बढ़ते हैं।
अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो आपको किस पर फोकस करता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर नहीं, ये तो उल्टा हो गया। सीखने पर पुनर्बलन की भूमिका नहीं। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बिल्कुल। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में नहीं, उत्पाद के रूप में नहीं देखता, वो किसके रूप में देखता? प्रक्रिया के रूप में। इट मींस प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? थर्ड। इंपोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो मैं आपको जैसे बेवकूफ बनाना चाहूं वैसे बना सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो इस वजह से क्या बोला गया? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 17, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना नहीं, डिस्करेज आपको नहीं करना है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही, प्रोत्साहित करना उनको कठिन समस्याओं से बचने के लिए। लेकिन अब और देखते हैं कि इससे भी कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करवाना नहीं, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखो अब इससे जो है वो क्या है, और बेटर ऑप्शन मुझे मिल गया कि उन्हें बुद्धि मंथन, इट मींस ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है, ताकि उनके माइंड में क्या हो जाए, भूचाल मच जाए, किसका? थॉट्स का, क्योंकि वो अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सोच पाएंगे अगर आप उनके दिमाग में क्या करोगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओगे। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो आंसर हमारा हो गया 4। आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल होना चाहिए। इट में सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, इंटरनल मोटिवेशन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास है, वो जन्मजात है, इनेट है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है मेरे, और ये इसका रीजन भी सही है। तो आंसर मेरा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान योगदान नहीं देती है? जब आप लर्निंग कर रहे हो तो उस टाइम कौन सी ये 4 में से ऐसी चीज है जो आपका सहयोग या साथ नहीं देती? संगठन देती है, क्योंकि आप चीजों को क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम डाटा को क्या कर रहे होते हो? ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, वर्गीकरण कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हो तो आपको 3 साइकोलॉजिस्ट पढ़ने होते हैं, जैसे प्याजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। तो आपको तीनों को अलग अलग आपने क्या किया? कैटेगराइज किया कि ये साइकोलॉजिस्ट जो वो हेरिडिटी को मान रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी को मान रहा है, ये इसको मान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वैचारिकता, ठीक है, कंसेप्चुअलाइजेशन। अब कंसेप्ट भी आपको बनाना पड़ता है, अगर कंसेप्ट नहीं बनाया तो आप जो है ढंग से उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होता है, गैर प्रासंगिकरण नहीं होता है, क्योंकि अगर आप गैर प्रासंगिकरण करेंगे तो इट मींस आप टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, डी मेरा नहीं होता। तो आंसर हो गया 4। आंसर हो गया 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पर्सन का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, कौन सा किसको कर रहा है, कौन सा अपसारी को कर रहा है, कौन सा अभिसारी को कर रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? सिंगल प्रॉब्लम होती है और मेरा दिमाग उसके पीछे मल्टीपल भागता है। इट मींस मैं जब अलग अलग रास्ते पर भागता हूं, अलग अलग तरीके से दिमाग मेरा दौड़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इसको लिख लीजिए। देखो 2 होते हैं, एक हमारे पास डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में हमारे पास क्या होगा? सिंगल प्रॉब्लम होगी बच्चे, और उसके लिए क्या होगा? मल्टीपल सॉल्यूशन हमारा माइंड ढूंढेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दो, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में हमारे पास क्या होगा? सिंगल प्रॉब्लम होगी और उसका सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बेटर कौन सा है? मेरा डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो मुझे क्या करता है? मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोचने की बात करता है, जबकि कन्वर्जेंट मुझे एक ही सॉल्यूशन पर सेटिस्फाइड कर देता है। तो वही इस क्वेश्चन में मुझे देखना है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। केवल एक ही डायरेक्शन में मेरा दिमाग भाग रहा है कि मुझे संज्ञा और क्रिया की डेफिनेशन बतानी चाहिए, वो उसके बारे में संबंध क्या है। क्रिया की परिभाषा, ये भी मेरा क्या हो गया? सिंगल डायरेक्शन हो गया। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी वही हो गया।
कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का है, और जो ये 3 क्वेश्चन है वो मेरे किसके हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग के। तो आंसर मेरा प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, 21। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इट मींस जब आप इंटरनली मान लेते हो कि ये काम इस वजह से हुआ है। इंटरनली देखो, मुझे निम्न ग्रेड जो प्राप्त हुए हैं वो किसकी वजह से हुए, शिक्षक, तो ये एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक नहीं हुआ, तो ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल, ठीक है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये इंटरनल है। शिक्षक के पक्षपाती शिक्षक आ गया तो फिर ये एक्सटर्नल हो गया। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त आ गया तो फिर ये एक्सटर्नल हो गया। तो हमें कौन सा ढूंढना था, इंटरनल। तो इंटरनल मुझे कहां मिल रहा है, ओनली ऑप्शन 2 में, ओनली ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल देखो, ये जो अभिकथन बनाया गया है वो इस कारण के ऊपर बनाया गया है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट 1% आपको लग सकती है ये गलत है, लेकिन ये किसके ऊपर बनाई गई है, रीजन के ऊपर, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों ही ऑप्शन मेरे क्या है, सही है। ये भी मेरा सही है, और जो मुझे रीजन दिया है वो भी मेरा सही है। क्योंकि इसलिए होता है, इसलिए लड़के जो हैं कारों से खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उन्हें बता रहा है कि भाई लड़की है तो फ्रॉक पहनेगी, लड़का है तो जींस पहनेगा, ठीक है। बट अभी करंट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लड़कियों और लड़कों के ज्यादातर जो कपड़े हैं वो सेम हो चुके हैं, ठीक है। जींस लड़का भी पहन सकता है, लड़की पहन सकती है। शर्ट जो है वो लड़का भी पहन सकता है, लड़की भी पहन सकती है। शूज जो है वो दोनों के तकरीबन सेम है, ठीक है। वो पुराने टाइम की बात थी कि जब क्या था, जेंडर बाइजनेस चल रहे थे, और आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट मींस आगे लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और उसका जो रीजन भी है वो सही है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, क्या निभाता है, मूर्त पुरस्कार नहीं, उसकी टर्म नहीं है। सहकर्मी सहयोग उसकी टर्म बिल्कुल है। ये रहा पीयर कोलैबोरेशन, या यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग भी होता तो भी था, रेसिप्रोकल लर्निंग होता तो भी था। तो बच्चे आपको इनके जो ना कीवर्ड्स याद रखने की, इन साइकोलॉजिस्ट ने किस किस टाइप की लर्निंग पर फोकस किया है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, 2। आपको थर्ड भी लग रहा होगा, बट ध्यान रखना केवल क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जब आप होते हो एग्जाम में कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो वहां पर आप केवल कीवर्ड देखोगे। तो यहाँ पर देखो सोसाइटी आ रही है, सोशल, ठीक है, बट इसके आगे की वर्ड में खेला कर गया वो आइसोलेशन लिखा हुआ। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग होना, अलगाव, अलग अलग होना, ठीक है। तो सोसाइटी को इन्होंने अलग नहीं देखा है, सोसाइटी को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया कि सोसाइटी होनी जरूरी है। तो इस वजह से आंसर मेरा हो गया सेकंड। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। चलिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, ठीक है, जो इनर स्पीच होती है, इन्होंने हमेशा ये बोला है लैंग्वेज को लेकर कि जो लैंग्वेज है वो आदमी का जो सेल्फ रेगुलेशन है, इट मींस अपने भाषा जो यूज की जाती है वो अपने कामों को दिशा देने के लिए यूज की जाती है, ये इनका मानना है। यही ऑप्शन हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं। विकासात्मक देरी का संकेत है, नहीं। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित, ये मिल गया मुझे, करने का एक तरीका है। इट मींस वो बच्चों को क्या करता है, एक नियंत्रित वे में यूज किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू। तो आंसर हमारा हो गया 4। आंसर हमारा हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। बस यहीं से मुझे आंसर मिल गया। जब प्याजे के अकॉर्डिंग वो वाली टर्म जब लगता है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी क्या है, जान है, वो भी लिविंग्स हैं, ठीक है। जैसे बच्चा जो है, कार खराब हो जाती तो वो क्या कहता है कि इसको बुखार हो गया, या अपने जो टॉयज हैं वो कभी भी बारिश में नहीं छोड़ता बाहर, उसको लगता है कि कहीं वो डूबने से मर ना जाए, या फिर वो अपने खिलौनों के लिए खाना निकालता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चे, जीववादी सोच के। जब बच्चों को लगता है कि हर चीज जो है वो जीवित है, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, जीववादी। कौन सा हो गया, जीववादी, एनिमिस्टिक थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या है। संलीनता वाला जो बच्चा है वो क्या करता है, एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है, खोया रहता है, ठीक है।
इसको क्या बोला जाता है, संलग्नता। तो देखो यहाँ पर कहां पर है ये ऑप्शन, ढूंढते हैं। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता नहीं होती उसमें, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता नहीं होती क्योंकि अपने आप में खोया रहता है, बार बार दोहराओ, ये मिल गया मुझे, बार बार दोहराओ और आवर्ती व्यवहार, इट मींस रिपीटिशन में काम करता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। जब क्यों, अब यहाँ पर जोड़ो क्यों, क्योंकि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं या फिर इंक्लूड होते हैं, तो इन्वॉल्व होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बोला है, तो दोनों ही मेरे सही हैं, उसी का रीजन भी सही है और आंसर भी मेरा सही है। इट मींस ए जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब आर जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है ए को, ये उसका रीजन भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब हमारे पास निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना नहीं, ये तो रटना तो सबसे पहले ही खतरनाक है। यंत्रवत याद करने का पूर्वाभ्यास, ये भी नहीं, ये भी एक तरीके से रटना हो गया। समकक्षियों के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं बढ़ाना, कौन सा बच गया मेरा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, इट मींस जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको आपको क्या करना है, डेवलप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। ये उल्टा हो गया बेटा, हमारे ये टीचिंग रूल्स हैं या टीचिंग मैक्सिमा जिसे बोलते हो आप, ठीक है, शिक्षण सूत्र, ठीक है। जो पहला क्या है, सामान्य से विशिष्ट, ये उल्टा कर देना हमें, विशिष्ट से सामान्य होना चाहिए। ये भी उल्टा हो गया, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। ये भी उल्टा हो गया, सरल से जटिल होना चाहिए। और तर्क संगत से, एक मिनट भाई, एक मिनट, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ये मेरा गलत है। अमूर्त से मूर्त नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले क्या करना चाहिए आपको, मूर्त करना चाहिए। जटिल से सरल, सरल से जटिल होना चाहिए। तर्क संगत से अनुभवजन्य, अनुभवजन्य से तर्क संगत होना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा बच गया, 1। आंसर हमारा कौन सा बच गया, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि उपेक्षा की जानी चाहिए, नहीं उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, नहीं। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध, नहीं। आंसर हमारा कौन सा बच गया, फर्स्ट की जो सीखने की शैली है उसमें जो विविधता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास आपकी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर मेंटेन होगी, तो हर एक बच्चा आपके लिए जरूरी है। हर एक बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेक्चर देना है, तो उसको जो वो अलग अलग टाइप की जो विविधता है, ठीक है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बेटा आज का पेपर था आपका, ठीक है, जो कि 2023 का था, अगस्त का। इसके बाद एक और नए पेपर के साथ बहुत जल्दी मिलने वाला हूं आपके साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको सीटेट देना है उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर और ज्यादा एलोबरेटिव मुझे ये एक्सप्लेन करना है तो वो भी पॉसिबल है। अभी मैं इस वे में इसको डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और डिफाइन होना चाहिए कि इट मींस 4 ऑप्शन पकड़े और उसमें से जो 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है वो एलोबरेट कर दिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और अगर इससे भी कम टाइम में अगर खत्म करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।